हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, ये हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट है। आज हम इसमें 25 क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। डेली हम 60 क्वेश्चन कवर करते थे, लेकिन आज आपके 25 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो दोस्तों, अपना प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए अपने पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, आज्ञावाचक वाक्य को चिन्हित कीजिए। बताना है कि इसमें से इन चार में से कौन सा वाक्य है जिसमें आज्ञा दी गई है। उसने दरवाज़ा खोला, उसके द्वारा दरवाज़ा खोला गया, जल्दी दरवाज़ा खोलो, या क्या वह दरवाज़ा खोल पाएगा। तो जैसे कि आप पढ़ते ही समझ गए होंगे कि आज्ञा कौन से में दी गई है, जल्दी दरवाज़ा खोलो। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेचुरल जस्टिस का आशय है। बताना है कि नेचुरल जस्टिस का क्या अर्थ है। तो इस तरह के आपको आपके एग्ज़ाम में 4 क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन जो होते हैं, आप अगर इनको ट्रांसलेट करते हो तो जो हमारी ग्रामर है उसके हिसाब से ट्रांसलेट करते हैं तो ये हो जाते हैं गलत। इनका खुद का एक सटीक मीनिंग होता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको याद कर लेने हैं, हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी दोनों टाइप से। तो बताना, नेचुरल जस्टिस प्रकृति का न्याय, प्रकृति विषयक न्याय, नैसर्गिक न्याय या निसर्गतः न्याय। तो बताना है कौन सा सही होगा। तो प्रकृति विषयक न्याय। बहुत सारे बच्चों ने प्रकृति का न्याय लगाया होगा, नेचुरल जस्टिस, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन बी वाला सही होगा, प्रकृति विषयक न्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और बहुत आसान क्वेश्चन है, तुलसीदास के गुरु थे। तो बताना है तुलसीदास के गुरु कौन थे। रामानंद, हनुमत शास्त्री, नरहयानंद या रामानुजाचार्य है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, नरहयानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रहीमन जो गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, 12 उजियारे लगे, बड़े अंधेरा होए। बताना कि इसमें कौन सा अलंकार है। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, यमक अलंकार या फिर श्लेष अलंकार। तो जल्दी से आप अपना आंसर टिक कीजिए, ऑप्शन नंबर डी, श्लेष अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैन की बंसी बजाना मुहावरे का अर्थ है। आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और कितने क्वेश्चन गलत हुए। 1/4 की निगेटिव मार्किंग होगी आपके एग्ज़ाम में, तो उसी हिसाब से अपना स्कोर कमेंट करना है। उससे हमें पता रहेगा कि हाँ, आपका स्कोर क्या चल रहा है। तो चैन की बंसी बजाने का अर्थ क्या होता है। प्रसन्न करना, दुख दूर करना, मौज लेना या लापरवाह हो जाना। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, मौज लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताना है कि कौन सा शब्द प्रत्यय से बना है। देहदान, पीकदान, जीवनदान या धनदान। तो देखिए, इसमें तो सारे के सारे ऑप्शंस ही ऐसे लग रहे हैं कि जो सारे के सारे में ही प्रत्यय बना है। अगर आप पहला देखते हो देहदान, तो देह प्लस दान, दान प्रत्यय हो जाएगा। सभी में दान प्रत्यय जोड़ा गया है। देह क्या होता है, हमारा शरीर। पीकदान, पीक क्या होता है, जिसमें थूकते हैं, तो पीक होता है थूक। जीवनदान, जीवन आपको पता है और धन भी आपको पता है। तो सारे के सारे प्रत्यय से बने हुए शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलायची। इलायची का तत्सम शब्द बताना है। एला, इला, अला या अल्लाह। तो जल्दी से आप अपना आंसर टिक कीजिए, ऑप्शन नंबर ए, एला। एला इलायची का तत्सम होता है और इलायची तद्भव शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में दोनों ओष्ठों द्वारा श्वास का अवरोध होता है वे क्या कहलाते हैं। तो जब मैंने आपको वर्णमाला कराई थी, 3 पार्ट्स में हमने वर्णमाला कवर की है, बहुत अच्छे से सारी की सारी चीज़ें समझाई थी। जिन बच्चों ने वो वर्णमाला देखी है वो फट से लगा देंगे इसका आंसर। तो बताना है कि क्या कहलाते हैं, मूर्धन्य, औष्ठ्य, तालव्य या कंठ्य। अब देखिए, मैंने इसलिए आपको बताया था कि डेफिनेशन बहुत ज़रूरी होती है। डेफिनेशन से क्वेश्चंस पूछ लिए आते हैं, जैसे कि यहाँ पर पूछ लिया गया है। अब देखिए, अगर आपसे पूछता कि मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है, 4 ऑप्शन दे देता, आप फट से लगा देते, औष्ठ्य भी लगा देते, तालव्य या कंठ्य भी। लेकिन यहाँ पर डेफिनेशन के हिसाब से बताना है तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी, औष्ठ्य व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। उपयुक्त विकल्प का चयन करके रिक्त स्थान भरना है। रिक्त स्थान के 200 क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ। 4 पार्ट्स में 50-50 क्वेश्चन की वीडियो बनी थी। 4 वीडियो आपको दे चुका हूँ। प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, हिंदी प्रैक्टिस सेट और हिंदी टॉपिक वाइज। जा करके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। प्रैक्टिस सेट में आपको प्रैक्टिस सेट मिलेंगे और टॉपिक वाइज में टॉपिक। तो चलिए अपना आंसर कीजिए। लोकतंत्र राज्य जनता में राष्ट्रीय भावना अनिरंजित
रूप से जागृत करता है, या स्वाभाविक रूप से, संकीर्ण या अस्वाभाविक रूप से। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, स्वाभाविक रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया गया है ये रहे लैब है, 4 दिए गए हैं, इनको आपको सही क्रम में लगाना है, 1 और 6 ये अपने स्थान पर रहेगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको ऑप्शन देख लेने होते हैं सबसे पहले कि हमारा किस किस से स्टार्ट हो रहा है। तो रे, ये, ले और बे, चारों ही ऑप्शंस है हमारे सामने कि किसी से भी स्टार्ट हो सकता है। देखना यह है कि स्टार्ट किससे होगा। इस तरह के क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी हो जाते हैं। आपको सिर्फ एक चीज़ पकड़नी है जो इससे रिलेट करनी है, और फट से आपका एक कोई सा भी एक ऑप्शन पकड़ लीजिए, क्योंकि एक रे से है, एक ये से, और एक लह और एक बे, सभी अलग अलग से स्टार्ट हो रहे हैं। तो अगर आप एक भी पकड़ लोगे तो आपका बात बन जाएगी, आपका आंसर आ जाएगा। तो पढ़ लीजिए पहले, बुद्धिमान के पास थोड़ा सा धन बढ़ता रहता है, हो तो वह भी काम करते हुए संयम के द्वारा वह दक्षतापूर्वक सर्वत्र प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेता है। तो जल्दी से अपना आंसर टिक कीजिए कि ये किस तरह से बनेगा। तो चलिए मैं बता देता हूँ आपको। अब तक आपने अपना तो कर लिया होगा। तो देखिए, बुद्धिमान के पास थोड़ा सा धन हो तो वह भी, अब देखिए एक ही हमने पकड़ा और रे ऑप्शन यानी ए ऑप्शन। अब बस ये देख लेना है कि क्या इस हिसाब से हमारा पूरा का पूरा सही हो रहा है। तो बुद्धिमान के पास थोड़ा सा धन हो तो वह भी, उसके बाद ये वह भी बढ़ता रहता है। तो बिल्कुल सही बात है। अगर बुद्धिमान व्यक्ति है और थोड़ा सी भी उसके पास धन है तो वो उसको मतलब दिमाग के हिसाब से यूज़ करेगा और उसको धन को बढ़ाएगा, ना कि फिजूल खर्च में बर्बाद कर देगा। उसके बाद आएगा आपका वह, बुद्धिमान के पास थोड़ा सा धन हो तो वह भी बढ़ता रहता है, वह दक्षतापूर्वक काम करते हुए संयम के द्वारा सर्वत्र प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेता है। तो देखिए बिल्कुल आपका सही बैठा ऑप्शन नंबर ए ही। तो इस तरह में जिसमें चारों ऑप्शंस दिए जाते हैं, मतलब चारों अलग अलग कि किसी से भी स्टार्ट हो सकता है, तो इसलिए आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है। आपने एक पकड़ा कि रे आएगा एक के बाद, बस पहला ही ऑप्शन हो गया आपका। देखना सिर्फ ये था क्या हमारा ऑप्शन सही है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताना है कि शुद्ध वाक्य का चयन करना है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं आपको कि बताना है इनमें से कौन सा शुद्ध वाक्य है। ड्राइवर मीरा को कार को चलाना सिखा रहा है। ड्राइवर मीरा को कार चलाना सिखा रहा है। ड्राइवर मीरा के लिए कार चलाना सिखा रहा है, या ड्राइवर मीरा को कार चलाना सिखा रहा है। आपको बी और डी बिल्कुल सेम सेम लग रहे होंगे, लेकिन ध्यान देने की आवश्यकता है। सिखा और सीख, चलाना सीख रहा है या चलाना सिखा रहा है। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है? ऑप्शन नंबर डी, ड्राइवर मीरा को कार चलाना सिखा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12, ब्राह्म आदि चिन्हों का सही प्रयोग हुआ है। इनमें से एक में ब्राह्म का सही प्रयोग हुआ, बाकी में गलत। तो मैं मनुष्य में, मैं मतलब अहंकार घमंड वाला है। मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहता हूँ, सॉरी मैं नॉर्मल वाला है। मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहता हूँ। कोई बंदा कह रहा है कि मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहता हूँ, उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं। तो देखिए इसमें यहाँ पर अल्प विराम दिया गया है और यहाँ पर पूर्ण विराम। अगले वाक्य में मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहता हूँ, उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं। मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहता हूँ, उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं। या फिर मैं मनुष्य को मानवता देखना चाहता हूँ, मनुष्य में उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं। तो बताना है कि किस में। तो देखिए मैं के बाद अल्पविराम का कोई प्रयोग होना चाहिए या नहीं? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अल्पविराम का प्रयोग क्यों होता है? जब विराम चिन्ह मैंने आपको कराए थे, सारे विराम चिन्ह बताए थे कि विराम चिन्ह कौन सा क्या होता है, कहाँ प्रयोग होता है, कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, विराम चिन्हों की आवश्यकता क्यों होती है। बिल्कुल डेफिनेशन में एग्जाम्पल के साथ फुल डिटेल में बताए थे। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो जा कर के हिंदी टॉपिक वाइज है, वहाँ पर जा कर के देख सकते हो आप। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, सॉरी बी। ए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर ये अल्पविराम की यहाँ पर भी कोई आवश्यकता नहीं। तो मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहता हूँ, एक बात पूरी हो गई, पूर्ण विराम। उसे देवता बनाने की, यानी थोड़ा सा ठहराव हुआ तो किसका प्रयोग करते हैं? अल्पविराम का। मेरी इच्छा नहीं, बात पूरी हो गई तो पूर्ण विराम। मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहता हूँ, तो यहाँ पर कोई ठहराव हुआ? बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो यहाँ पर भी अल्पविराम की कोई आवश्यकता नहीं। पहला इसलिए गलत, तीसरा इसलिए गलत और चौथा इसलिए गलत, दूसरा सही। 4 ऑप्शन से बता दिया सही वाला कौन सा है और सही क्यों है ये भी बता दिया, और बाकी के 3 गलत क्यों हैं ये भी आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वह कौन सा शब्द है जो प्राय बहुवचन में प्रयुक्त होता है? देव, छात्र, नक्षत्र या प्राण। तो देखिए प्राण, जब भी आप बोलते हो यही बोलते हो कि प्राण निकल गए, कभी ये नहीं बोला होगा प्राण निकल गया। तो हमेशा प्राय का प्रयोग जो होता है, प्राण का बहुवचन में ही होता है। नेक्स्ट, लाल पसीना उपन्यास के लेखक। देखिए लाल पसीना क्या है? एक उपन्यास। इसकी विधा भी पता चल गई। बताना है कि इसके लेखक कौन है। रामदेव रघुवीर, अभिमन्यु अनंत, सूर्य प्रसाद बीरे या सहोदरा सिंह। तो जल्दी से अपना आंसर टिक कीजिए, ऑप्शन नंबर बी, अभिमन्यु अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न वाक्यांश में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द चयन कीजिए जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो। तो क्या कहेंगे उसको? सेठ, धनी, वैभवशाली या कुलीन। तो देखिए सेठ, धनी, वैभवशाली, किसी पैसे की बात नहीं की गई, उच्च कुल की बात की जा रही है, तो वो होगा कुलीन। ऑप्शन नंबर डी आपको यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 16 से 20 गद्यांश है। अब देखिए गद्यांश को मैं हमेशा आपको ये बताता हूँ कि आपको पहले क्वेश्चंस पढ़ने हैं अपने एग्जाम में, उसके बाद गद्यांश पढ़ना है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको वीडियो में पहले गद्यांश पढ़ाता हूँ, उसके बाद क्वेश्चंस कराता हूँ। तो चलिए हम पहले अपना गद्यांश पढ़ लेते हैं। तो गद्यांश है हमारा, शरीर और मिट्टी को लेकर संसार की असारता पर बहुत कुछ कहा जा सकता है। किसको लेकर? शरीर और मिट्टी को लेकर। परंतु यह भी ध्यान देने की बात है कि जितने सार तत्व जीवन के लिए अनिवार्य हैं वे सब मिट्टी से ही मिलते हैं। तो देखिए फोकस किस पे किया जा रहा है? मिट्टी पर। अगर हमसे शीर्षक पूछा जाएगा तो ध्यान रखना है, और बाकी आपको आगे पता चल जाएगा कि किस चीज़ पर ज़्यादा जोर दिया गया है, किसके बारे में बताया जा रहा है। तो शीर्षक के लिए आपको पूरा पैसेज ध्यान से पढ़ना होता है, वरना आपका शीर्षक हो जाता है गलत। आगे, जिन फूलों को हम अपनी प्रिय वस्तुओं का उपमान मानते हैं वे सब मिट्टी की ही उपज हैं। रूप, रस, गंध, स्पर्श, इन्हें कौन संभव करता है? माना कि मिट्टी और धूल में अंतर है, लेकिन उतना ही जितना शब्द और रस में। मिट्टी और धूल में कितना अंतर है? जितना शब्द और रस में। देह और प्राण में जितना अंतर है उतना ही अंतर मिट्टी और धूल। चांद और चांदनी में। धूल वह जिसे गोधूली शब्द में हमने अमर कर दिया है। अमराइयों के पीछे छिपे हुए सूर्य की किरणों में जो धूली सोने की मिट्टी कर देती है। सूर्यास्त के उपरांत लीक पर गाड़ी के निकल जाने के बाद जो रुई के बादल की तरह या ऐरावत हाथी के नक्षत्र पथ की भांति जहाँ की तहाँ स्थिर रह जाती है, धूल उसका नाम है। तो यहाँ पर बताया गया है कि धूल क्या है। इतनी सारी बातें धूल के बारे में बताई गई। आगे, गोधूली पर कवियों ने अपनी कलम नहीं तोड़ दी, लेकिन यह गोधूली गांव की अपनी संपत्ति है। गोधूली क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि शाम का समय वो क्या कहते हैं? गोधूली कहते हैं। या ऐसे पूछ ले जाते हैं कि गोधूली कौन सा समय होता है? तो गोधूली वो समय होता है जब गांव के ग्वाले गाय चराकर अपने घर वापस लौटते हैं, तो उसको बोलते हैं गोधूली। धूली, धूल, गौ, गाय। आगे, जो शहरों के बाटे नहीं बटी और गांव में भी जिस धूली को कवियों ने अमर किया है वह हाथी घोड़ों के पग संचालन से उत्पन्न होने वाली धूल नहीं है, वरन गोपालों के पदों की धूली है। लो, जो मैं आपको पीछे समझाने की कोशिश कर रहा था वो लाइन भी आपके पैसेज में आ गई। पता चल गया कि धूली क्या है। धूली वो धूली नहीं है जो हाथी घोड़ों के मतलब जो पग संचालन यानी पैरों से उत्पन्न होती है, वो धूली नहीं है। बल्कि धूली क्या है? जो गाय और गौपालों के पदों की यानी पैरों की धूल है। हमारी देशभक्ति धूल के माथे से न लगाएं तो कम से कम उस पर पैर तो रखें। किसान के हाथ पैर मुंह पर छाई हुई यह धूली हमारी सभ्यता से क्या कहती है? हम कांच को प्यार करते हैं। धूली भरे हीरे में धूल ही दिखाई देती है। भीतर की कांति आंखों से ओझल रहती है, लेकिन ये हीरे अमर हैं और एक दिन अपनी अमरता का प्रमाण भी देंगे। आगे, अभी तो उन्होंने अटूट होने का प्रमाण ही दिया। हीरा बही घन चोट न टूटे, वे पलटकर चोट भी करेंगे और तब कांच और हीरे का भेद जानना बाकी न रहेगा। तब हम हीरे से लिपटी हुई धूली को भी माथे से लगाना सीखेंगे। तो देखिए सारी की सारा पैसेज जो था आपका, जितनी भी बातें की गई, धूली, धूली और धूली। अपने क्वेश्चन कर लेते हैं, हमारे 4 या 5 जो भी क्वेश्चन होंगे इससे रिलेटेड। तो क्वेश्चन है हमारा सबसे पहला,
निम्नलिखित में से किससे मिट्टी और धूल शब्द युग्म की तुलना की गई है? शब्द और अर्थ से, देह और दिमाग से, या शब्द और रस से? तो देखिए जहाँ पर मैं आपको समझा रहा था, धूल और मिट्टी की सबसे पहले तुलना की गई थी शब्द और रस से। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये फ़ायदा होता है अपना पैसेज ध्यान से पढ़ने का। गद्यांश में गोधूली कहा गया है? अखाड़ों की धूल, मोटर गाड़ियों के चलने से उड़ती धूल, हाथी घोड़ों के पग संचालन से उड़ती धूल, या गोपालों के पदों की धूल? तो आपने देखते ही आंसर कर दिया होगा ऑप्शन नंबर डी। ये बात मैंने आपको पहले भी समझा दी थी और फिर हैंड टू हैंड पैसेज में भी आ गई थी अगली ही लाइन। आगे, हम कांच को प्यार करते हैं, ऊपरी चमक दमक ही देखते हैं, नकली चीज़ों को पसंद करते हैं इसलिए कांच को प्यार करते हैं, धूल को पसंद नहीं करते इसलिए कांच को प्यार करते हैं, या हमें नाजुक चीज़ें ही पसंद हैं इसलिए हम कांच को प्यार करते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ऊपरी चमक दमक को देखते हैं, बस वही चीज़ से हमको प्यार है इसीलिए हम कांच को प्यार करते हैं, बाकी कुछ नहीं है कांच को प्यार करने का मतलब। हीरा वही घन चोट न टूटे किसके लिए प्रयुक्त है? कांच के लिए, हीरे के लिए, किसानों के लिए, या धूल के लिए? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हीरे की तुलना किससे की गई थी? किसान से, कि हीरा वही घन चोट न टूटे, यानी किसान नहीं टूटता। रुई के बादल की तरह, इसमें अलंकार बताना है कि रुई के बादल की तरह कौन सा अलंकार होगा? उपमा, वक्रोक्ति, उत्प्रेक्षा, या रूपक अलंकार? तो जल्दी से आंसर टिक कीजिए। तो ये हो जाएगा उपमा। उपमा अलंकार क्या होता है? जिसमें की जाती है तुलना। तो रुई के बादल की तरह, तो उपमा अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। दिए गए शब्द युग्म के सही अर्थभेद का चयन करना है, धरा और धारा। इस तरह के क्वेश्चंस में मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि देखिए कभी कभी आपको ऐसे करके देता है कि आपका क्वेश्चन गलत कराने के लिए पहला ही ऑप्शन दे देगा, धरा का आंसर देगा लास्ट में और धारा का देगा पहले। तो इस तरह से अगर आप इसका आंसर देते हो तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत। जो चीज़ पहले पूछी गई है उसका पहले आंसर देना है और जो बाद में पूछी गई है उसका आंसर बाद में देना है। तो यहाँ पर भी आपको पहले बताना है कि धरा का अर्थ क्या है? पृथ्वी, आधार, रखा हुआ या स्थिर। और धारा का अर्थ क्या होता है? प्रवाह, आवेश, तीव्र वेग या अस्थिर। तो आपका ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा, धरा पृथ्वी और धारा प्रवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22। बताना है कि कौन सा अर्थ नहीं है, यानी कि जो संबंधित शब्द दिया गया है, यानी अली का अर्थ इन चारों में से कौन सा नहीं है। नहीं पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि कभी कभी आप गलत कर लेते हो, नहीं भूल जाते हो, पढ़ना छोड़ देते हो और देख लेते हो है तो अली का आप देखते ही लगा दोगे सखी, लेकिन दिया गया है कि नहीं है। तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, बिच्छू अली का अर्थ नहीं है, बाकी ये तीन है। क्या है? रूपसी, सखी और भ्रमर। अब देखिए जैसे कि आपने रूपसी यहाँ पर पहली बार पढ़ा होगा, आज से पहले रूपसी नहीं पढ़ा होगा, तो इस तरह के क्वेश्चंस को लिख लेना है। तो इसलिए मैं आपसे बोलता हूँ कि एक नोटबुक और एक पेन अपने पास लेकर के बैठा कीजिए। जो क्वेश्चन आपके ऐसे होते हैं या जो गलत हो जाते हैं या पहली बार पढ़ रहे हो या जो रचनाएं आती हैं, जैसे एक उपन्यास आया था पीछे, तो इस तरह के क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेना है ताकि आपको याद हो जाए। अब यहाँ पर प्रैक्टिस सेट लगा लिया आपने, गलत हो गया मैंने सही बता दिया, आपने सुन लिया, फिर आप उसको भूल जाओगे, ये याद नहीं रहेगा। लेकिन जब आप इसको लिख लोगे तो वो आपको याद रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है आपेक्ष का विलोम। तो देखिए विलोम शब्द भी मैं आपको करा चुका हूँ, उन्हीं विलोम शब्द में से आपको विलोम शब्द देखने को मिल जाएगा आपके एग्जाम में, तो जा करके देख लेना। विलोम शब्द ऐसे कराए हैं कि जब आपको दो ऑप्शन ऐसे रह जाते हैं कि ये होगा या ये होगा, तो सारे के सारे कन्फ्यूजिंग वाले ही कराए हैं, सारे डाउट्स क्लियर कर दिए आपके। वीडियो नहीं देखी है तो आपको देख लेनी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, बेफिक्र रहिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए हमारे, वहाँ पर आपको सारी क्लासेस की पीडीएफ मिल जाएंगी। तो बताना है कि आपेक्ष का विलोम क्या होता है, असापेक्ष, निष्पक्ष, निरपेक्ष या सापेक्ष। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, आपेक्ष का निरपेक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बताना है कि समानार्थक शब्द, समानार्थी शब्द मैंने आपको कराए हैं, पर्यायवाची शब्द भी आपको कराए हैं, विलोम शब्द भी कराए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी कराए हैं, बहुत कुछ करा रखा है आपके लिए आपके एग्जाम को देखते हुए। तो जल्दी से बताइए शाश्वत का समानार्थक शब्द, आंशिक, साकार, चिरंतन या लौकिक। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, शाश्वत का चिरंतन। सुगंध का बताना है, इत्र,
सौरभ, चंदन या केसर। तो आपका ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट हो जाएगा, सुगंध का सौरभ। तो दोस्तों ये थे आज के आपके 25 क्वेश्चन। अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना।